हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी के यूनिट 24 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके देख रहे हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो मतलब आपको पता है कि काफ़ी छोटे लेवल पे जो फाइनेंस कंपनीज काम करती हैं, जो बैंक्स काम करती हैं, हम लोग उनको देखने वाले हैं। उनके हिस्ट्री से लेके सारी ही चीज़ों को, प्रेजेंट कंडीशंस तक को देखने वाले हैं। सो कंटेंट क्या होने वाला है? इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, ग्रामीण बैंक मॉडल जिसको आरआरबीज भी बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर microfinance institution, inclusion of bank finance to microfinance institution in priority sector lending, regulatory framework for microfinance loans, RBI directions 2022, RBI's fair practices code for NBFC and MFIs। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले अपना जो ज़रूरी अनाउंसमेंट है वो कर देते हैं कि आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस को चेक करना है फ्रेंड्स। वहाँ अगर कोई भी अपडेट होता है तो आपको उस अपडेट को जॉट डाउन कर लेना है या फिर अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेना है। साथ ही हम लोग वही जो अपडेट है उसको पिन कमेंट में भी डालेंगे, क्योंकि होता ये है कि हो सकता है आप वीडियो को आज से 1 साल बाद देख रहे हो, तो उस टाइम पे कई डाटा जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जहाँ स्टैटिक चीज़ें हैं वो तो ठीक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो डायनेमिक डाटा होता है एक स्टैटिक लॉजिक के अराउंड, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर आप कुछ गलत पढ़ ले रहे हैं तो फिर इतना पढ़ना जो है वो बेकार है। तो इसके लिए आप एक बार बस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके चेक कर लीजिए कि जो अपडेट सेक्शन है उसमें कुछ हम लोगों ने डाला हुआ है या नहीं। कमेंट अस अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो। साथ ही जो हमारा एक इनिशिएटिव है मॉक टेस्ट का, उसके लिए हमने यहाँ QR कोड डाला हुआ है। आप उस QR कोड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली उस QR कोड की मदद से जो क्विज है वो दे सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंटली आपका डेवलपमेंट जो है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। सो इवोल्यूशन फ्रॉम माइक्रो सेविंग्स टू माइक्रो क्रेडिट एंड फर्दर इसको कहा माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ एक्सपैंड किया गया है। तो मतलब कि ये कैसे शुरू होता है कि पहले छोटे छोटे सेविंग्स लोग करते हैं, फिर छोटा लोन लेते हैं, फिर एक पूरा का पूरा छोटा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एंटरप्राइज आता है जो इन पूरे पूरे जो छोटे ट्रांजेक्शन हैं उनको मैनेज करने की तरफ जाता है। वहीं पे फिर देखिए कि माइक्रो इंश्योरेंस भी आता है। आपको पता है आप बैंक में काम करते हैं, कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रो लेवल पे कि 20 रुपीज़ 400 एंड सम ऑड रुपीज़ की काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं माइक्रो लेवल पे। अदरवाइज क्या है कि इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी महंगा होता है। वहीं माइक्रो रेमिटेंसेस, माइक्रो पेंशन की जो पेंशन है 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़, तो ये सारे जो पेंशन है वो इन्हीं माइक्रो फाइनेंस के थ्रू प्रोसेस हो तो कितना सही होगा, क्योंकि जो डे टू डे PSBs हैं उनके पास लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल थिंग्स हैव नॉट फॉर्मुलेटेड करेक्टली। लेकिन हम लोग अभी उसको ही इन अ ब्रॉडर वे देखने की कोशिश करेंगे। और ग्रेजुअल इवोल्यूशन एम्पावर्स द रूरल पुअर इन द इंडियन इकोनॉमी सोशली एंड कल्चर। कि मतलब जब ये चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इवोल्यूशन है वो जो रूरल पीपल हैं उनको भी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में मदद करेगा। कैसे? उनकी जो छोटी सेविंग्स है वो उसको भी बैंक में डालेगा। अदरवाइज क्या होता है कि लोगों को ये लगता है ग्रामीण एरिया में कि हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं कि हम बैंक जाएं। वहीं पे क्या है कि माइक्रो फाइनेंस जो है उसकी जो अवेबिलिटी है, तो उनकी एबिलिटी जो है वो ऐसे करा जाएगा कि वो हर विलेज को रीच आउट कर सकें। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अभी 3 फेजेस में कैसे? फर्स्ट फेज जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा है। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप करा जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। क्यों? रूरल क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो रूरल एरियाज में जो फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करा जाए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। वहीं जो सेकेंड फेज है उस सेकेंड फेज में क्या आता है फ्रेंड्स, जो कि 1960s वाला लेट एरिया है उसमें, इसमें क्या है कि लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस करा जाता है। कब? 1969 में। फिर 14 कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज करा जाता है। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ RRB का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। कब? 1975 में। और फ्रेंड्स, मैं जहां भी ये 1 मार्क करता हूं इट मीन्स कि आपको इसको नोट डाउन करके रखना है। ये
एग्जाम में अगर स्ट्रेट अवे हाफ मार्क में आता है तो आपको सेकंड थॉट नहीं देना है, आपको डायरेक्टली मार्क करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इन्हांस होगा और फिर एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कब? 1980-81। फिर नाबार्ड जो है वो स्टैब्लिश होता है कब? 1982 में। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इमर्ज होता है ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम। थर्ड फेज जो है उसमें हम लोग देखने वाले मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट फेज। अभी इसमें क्या होता है कि इसमें जो SHG है उसको लॉन्च करा जाता है। BLP जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम बाय नाबार्ड जो है वो 1992 में आता है। वहीं पे क्या है कि इंक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग SHGs एज अ मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज इन बैंक्स और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, जो आपको पता होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में SHG फाइनेंस को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, क्योंकि SHG में क्या है कि आप अगर वहां फाइनेंस कर रहे हो तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है एट विलेजेस, और वहां से आप डायरेक्टली एक विलेज की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो उन पैसों से अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो देन दे विल कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, क्योंकि कोई छोटे लेवल पे अगर कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड इफ दे आर कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो लेवल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इम्पैक्ट करेगा इन अ लार्जर स्ट्रेंथ की। अगर काफी लोग वही काम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए जो SHG है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाला गया ताकि इसको एक सफिशिएंट प्रमोशन मिल सके। अभी रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इन 2014 हाफ ऑफ द एंटिटीज अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सल बैंक एस्टेब्लिशमेंट वर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मतलब जो हाफ ऑफ द एंटिटीज हैं जो अप्रूव हुए हैं यूनिवर्सल बैंक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो पहले माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे थे। इन 2016 8 आउट ऑफ 10 एंटिटीज अप्रूव्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वो जो थे वो पहले MFIs थे। तो ये हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, आप वहां से चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बट स्टिल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपको पता है कि अभी जो है वो है, और साथ ही आप अपडेट सेक्शन में चेक करते रह सकते हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज होते रहते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण बैंक मॉडल। ग्रामीण बैंक मॉडल क्या है फ्रेंड्स? ग्रामीण बैंक मॉडल इज RRBs। तो ये क्या है कि देखिए, पहले तो हम लोग RRBs के लिए एक हिस्ट्री को देखते हैं जो एक काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक ग्लोबल पायनियर थे जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस और RRB मॉडल के ऊपर अच्छा काम किया है और उनको अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। वो है मोहम्मद यूनुस। इनका जो एक्सपेरिमेंट था कॉन्सेप्ट का, वो 1976 में RRB को लेके इन्होंने एक ग्रामीण बैंक स्टेब्लिश किया। कहाँ? बांग्लादेश में। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है कब? 2006 में। किनको? मोहम्मद यूनुस को। तो आप एक ओवरऑल ये एक 1 मार्क क्वेश्चन अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आता है तो आपको मार्क करना है। इन्फॉर्मेशन ओनली 3 to 4 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी ग्रामीण बैंक मॉडल्स की बात करें तो पहले तो होता ये है कि मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द बैंक। अभी ग्रुप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 members with individual liability for loan payment। अभी लोन गिवन बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, नो फॉर्मल अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। फिर डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस। टुडे देयर आर 2 broad type of entities which are instrumental in delivery of microfinance. One is informal one, another one is formal one. So informal मतलब क्या हो गया? मनी लेंडर्स, महाजन्स, ऑफ लैंड ओनर्स, तो ये हो गया। अभी वहीं फॉर्मल की बात करें तो क्या हो रहा है? कमर्शियल, कोऑपरेटिव, JLG, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। अभी डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस में देखिए कि जो इनफॉर्मल है वहाँ क्या है? मनी लेंडर्स एंड ऑल। वहीं फॉर्मल है, मैं लिख देता हूँ, ये इनफॉर्मल वाला है और ये फॉर्मल वाला है। फॉर्मल में देखिए क्या? बैंक, SHG, MFIs। अब जो SHG है उसको 3 मॉडल्स में डिवाइड करा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग चेक करेंगे। MFIs जो है वो भी 3 मॉडल्स हैं उनके, हम लोग उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक इन माइक्रो फाइनेंस। तो क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स वी एस्टैब्लिश टू मीट फाइनेंशियल नीड ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पुअर्स। वहीं जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्या है? पब्लिक और प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी एंड पार्ट ऑफ देयर मैंडेट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, तो कंपल्सरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनका जो PSL है
उनके पास भी PSL टारगेट होता है और उस PSL टारगेट में मैंडेटरली जो परसेंटेज आपके पास है उस परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं SHGs की। SHGs क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 10 to 20 इंडिविजुअल। फ्रेंड्स इस नंबर को मार्क कीजिए, 10 to 20 इंडिविजुअल विथ सिमिलर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब या तो वो एक ही जगह से आ रहे हैं या एक ही तरह का काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो कि जिससे ये जो 10 to 20 पीपल हैं वो एक दूसरे को इंडेमनीफाई करें, कि मतलब कोई लोन उठा रहे हैं तो सबने मिलके उसको रिपे करना है। अगर वो एक सोसाइटी बना रहे हैं छोटी सी, तो सबने मिलके किसी को लोन देना है, उसके इंटरेस्ट को सबको स्प्लिट करना है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब कहीं ना कहीं कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, आइदर कि वो एक ही लोकेलिटी से बिलोंग करते हो या फिर कि वो एक ही जगह काम करते हो या एक ही तरह के प्रोफेशन में हो। मेंबर्स voluntarily join to promote the savings and pool resources for mutual benefits। तो वही है, यहाँ म्यूचुअल बेनिफिट जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस फॉर मेंबर्स बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब BPL, विथ अलाउंसेस फॉर अप टू 20 to 30% फ्रॉम अबव पॉवर्टी लाइन। तो हमेशा जो है वो ग्रुप में क्या होना है कि जो APL और BPL का रेशियो होगा उसमें 20 to 30% का डिफरेंस होगा। फाइनेंसिंग थ्रू SHG कैन फॉलो 3 मॉडल्स, मॉडल 1, 2, 3, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी वहीं क्या है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वहां पे देखिए क्या है कि नाबार्ड इज डिफाइंड माइक्रो फाइनेंस एज entities providing thrift, credit and other financial services to poor in rural, semi-urban and urban area। वहीं माइक्रो फाइनेंस का नाबार्ड का काम क्या है कि जो किसी MFI ने कंट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट किया है, उसको रियम्बर्स करना। अभी जो कैटेगराइजेशन है इनटू 3 टाइप्स, वो कौन कौन से? नॉट फॉर प्रॉफिट MFI, अभी प्रॉफिट नहीं उनको चाहिए, तो उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड ट्रस्ट इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। वहीं म्यूचुअल बेनिफिट MFI, इसमें क्या है कि स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव्स एंड म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये होती हैं। वहीं की अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट MFI, यहाँ तक था कि म्यूचुअल, यहाँ अब है प्रॉफिट, सो NBFC। तो इसमें क्या है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर होती हैं अंडर कंपनी एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय RBI, द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इन इंडिया की। इसी कैटेगरी को सबसे ज्यादा यहाँ देखा जाता है। अभी क्या है कि बैंक लिंकेज फॉर SHG इन्वॉल्व बोथ ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट एंड लेंडिंग टू SHGs। वहीं लिंकेज फॉर सेविंग्स, अभी लिंकेज क्या है तो उसमें SHGs जो है वो प्रमोट करते हैं किसको? सेविंग्स हैबिट को। कहाँ? अमंग मेंबर्स, ताकि वो अपना अकाउंट ओपन कर सकें बैंक के साथ। SHGs do not need to have availed credit facilities before opening savings account, की मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि उनका अकाउंट होना ही चाहिए क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी जो हम लोग दे रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। द सेविंग्स अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ SHG, मतलब SHG जो एक ग्रुप होगा वो ग्रुप का अकाउंट हो सकता है। इवन जो मेंबर्स हैं उनके भी अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे 20 लोग जो हैं। लेकिन अगर नहीं है तो वी कैन नॉट इंसिस्ट, अगर वो क्रेडिट के लिए आए हैं, थिंग्स आर जस्टिफाइड, तो हमको प्रोसेस करना है। लिंकेज फॉर बोरोइंग, SHGs may be sanctioned the savings linked loan by bank, रेशियो रेंजिंग क्या हो सकता है? अब इसमें देखिए क्या है कि पहले कि सेविंग्स लिंक्ड लोन, तो ये जो रेशियो है ना ये लोन और सेविंग्स का है, और यूँ कह लीजिए सेविंग्स एंड लोन का है। तो देखिए यहाँ क्या है कि जितना सेविंग्स कर रहे हैं उतना ही देंगे, यहाँ जितना सेविंग्स कर रहे हैं उसका 4 टाइम्स। अभी मैच्योर्ड SHGs में रिसीव लोन बियॉन्ड 1:4 टाइम लिमिट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, की मतलब कुछ ऐसे SHGs हैं जो लंबे समय से फंक्शन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग 1:4 के लिमिट से ज़्यादा भी दे सकते हैं। फाइनेंसिंग टू SHGs बाई बैंक्स इज रीफाइनेंस्ड बाय नाबार्ड, कितना? 100%। अभी जो हम लोग SHG के 3 मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहला मॉडल क्या है? द फर्स्ट वन इज नाबार्ड बैंक SHG। अभी इसमें क्या होगा कि SHGs आर फॉर्म्ड एंड डायरेक्टली फाइनेंस्ड बाय बैंक, देयर इज नो NGO इंटरवेंशन, मतलब कि 10 से 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, वो डायरेक्टली बैंक के पास आते हैं और फाइनेंस ले लेते हैं। अभी दूसरा क्या है? नाबार्ड बैंक SHG। तो देखिए यहाँ भी वही है कि नाबार्ड बैंक SHG, यहाँ भी वही है, बट इसमें क्या है कि विथ NGO एज फैसिलिटेटिंग एजेंसी। अभी इसमें क्या होगा, नाम से ही आपको पता लग गया है कि NGOs विल प्रमोट SHGs and link them with banks. SHGs formed by NGOs are also directly financed by bank. This is the most popular model and majority of the SHGs were financed by bank under model 2.
मतलब कि जो एक एनजीओ है वो लोगों को जमा करती है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि 10 to 20 लोगों को जमा करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो एक एनजीओ है वो सारे एक टाइप के कॉमन इंटरेस्ट वाले लोगों को अप्रोच करती है, क्योंकि जनरली जो होता है कि इसमें काफ़ी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, तो उनके पास क्या है कि उनके लिविंग को ही लेके उनको हमेशा थ्रेट होता है कि अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। सो दे डू नॉट हैव इतना टाइम। तो व्हाट वन एनजीओ विल डू, वो एक एक करके लोगों को असेंबल करके एक एसएचजी बनाती है और फिर उनका लोन जो है वो सैंक्शन करवाते हैं थ्रू बैंक। अभी वहीं थर्ड वाला क्या है, उसमें है नाबार्ड, बैंक, एनजीओ, एसएचजी। तो देखिए आप ये मॉडल की हायरार्की को देखिए, नाबार्ड, नाबार्ड, बैंक, एसएचजी। यहाँ क्या है, नाबार्ड, बैंक, एसएचजी, बट यहाँ साथ में एनजीओ वाला जो क्लॉज है वो लगा हुआ है एसएचजी वाले टर्म में। अभी यहाँ क्या है, यहाँ है नाबार्ड, बैंक, एनजीओ एंड एसएचजी। मतलब कि फंड का जो फ्लो होगा वो बैंक से एनजीओ को जाएगा और एनजीओ जो है वो फर्दर एसएचजीज को देगी, कि मतलब द एसएचजीज देयर आफ्टर फाइनेंस बाय बैंक थ्रू एनजीओ, कि मतलब बैंक जो है वो एनजीओ को दे रही है, एनजीओ आगे जो है वो एसएचजीज को दे रही है, क्योंकि जो एनजीओ है वो एक एनजीओ के पास मोर देन मल्टीपल एसएचजीज हो। तो जब मल्टीपल एसएचजीज हैं तो वो क्या है कि एक बार में सेंट्रलाइजली लोन लेके और आगे स्प्लिट करेंगे। अभी हम लोग जॉइंट लाइबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक, आप इसको वीवीआई कैटेगरी में डाल के रखो, ताकि ये हो कि ये आपका अगर बेसिक लॉजिक कंप्लीट है तो वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है थोड़ा इधर उधर घुमा के तो आप उसको मैनेज कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सिंपल है। बस अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कभी गो थ्रू नहीं हुए उन चीज़ों से। सो एक बार अभी आप गो थ्रू हो जा रहे हो देन इट मीन्स कि मैटर इज सेटल्ड। अभी जो जेएलजीज है वहाँ क्या है, जेएलजीज जो है वो 4 to 10 पीपल का एक ग्रुप होता है, और वो क्या सेम विलेज, सेम लोकेलिटी या सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, मतलब वो जो काम करते हैं वो एक तरह का ही करें। फॉर्म टू अवेल द लोन फ्रॉम द बैंक विदाउट कोलेट्रल, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होता है इनको भी। फाइनेंसिंग टू जेएलजीज बाय बैंक्स इज रीफाइनेंस्ड बाय नाबार्ड टू द फुल एक्सटेंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड। अभी क्या है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो क्या होता है कि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन आ रहा है जो पैसा लेना देना ऐसे काम कर रहा है तो फिर वहां पे एक रेगुलेटर की भी जरूरत होती है। तो पहले क्या था कि जो माइक्रो फाइनेंस था वो आरबीआई के अम्ब्रेला से बाहर था। अभी हम लोग देखते हैं कि अंटिल 21st सेंचुरी माइक्रो इंस्टीट्यूशन जो थे वो विदाउट रेगुलेटरी ओवरसाइट के काम कर रहे थे, क्योंकि जहां भी रेगुलेटर्स आते हैं फिर वहां बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे रूल्स इम्पोज करे जाते हैं। तो फिर क्या है कि मे बी कि उनका जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाए, तो इसके लिए पहले उसको जो है वो रेगुलेशन से बाहर रखा गया ताकि एक रैपिड ग्रोथ हो। लेकिन फिर क्या होता है कि एक रैपिड ग्रोथ की वजह एंड हाई डिमांड जो है वो उनको क्राइसिस की तरफ ले जाता है 2010 में। कहाँ, पर्टिकुलरली इन आंध्र प्रदेश। वहाँ क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल लेंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड रिजल्टेड द हाई लेवल ऑफ बोरोइंग पर फैमिली। मतलब कि जो एसएचजीज हैं उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पर फैमिली एक पर्सन को मिले, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि एक ही फैमिली में जितने मेंबर हैं उनको अलग अलग ग्रुप में ऐड करके उनको पैसे दे दिए। अब अगर फैमिली में सारे लोग वर्किंग नहीं है तो उस फैमिली के ऊपर क्या हो रहा है, लोड बढ़ जा रहा है, और लोड बढ़ने की वजह से अब फिर वो उन पैसों को वापस चुका नहीं पा रहे हैं एफिशिएंटली। तो इसकी वजह से ये फिर लीड कर रहा है एनपीए की तरफ। सो इंक्रीज डिफॉल्ट prompted some MFIs to resort the coercive recovery methods। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या हुआ कि टू एड्रेस दिस क्राइसिस एंड टू ब्रिंग द डिसिप्लिन इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म करी, मालिगम कमेटी। सो आपको ये भी याद रखना है, इस कमेटी को चेयर किया था YH मालिगम ने, और इनकी जो फाइंडिंग्स है वो सबमिट करी गई जनवरी 2011 में। अभी इनके की रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, क्रिएशन ऑफ सेपरेट कैटेगरी फॉर NBFCs ऑपरेटिंग इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर designated as NBFCM, microfinance institution. Criteria for defining microfinance loans classified as qualifying assets. Prudential norms on capital adequacy and provisioning is required. आपको पता होगा जैसे कि बेसल में हम लोग करते हैं कि अपने कार के हिसाब से और अपने लेंडिंग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोविजनिंग भी करते हैं। क्यों, ताकि जो अगर कोई शॉक आता है इंस्टीट्यूशन को जहां लोग पैसे नहीं चुका रहे हैं, देन एटलीस्ट दे शुड हैव समथिंग टू सर्कुलेट। अभी प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कैप एंड इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन इंडिविजुअल्स लोन। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट चार्जेस एज वेल एज अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन। फिर क्या है कि मेजर द
measures to address multiple lending, over borrowing and coercive method of recovery और establishment of a proper system for grievance redressal। बहुत बार ये भी होता है कि लोगों को कुछ confusion है, कुछ doubt है, लेकिन since उनका doubt clear नहीं हो पा रहा है, then they are not intend to pay the amount what they have got। फिर हम लोग अब देखने वाले हैं inclusion of bank finance to micro institutions in private sector lending। इसमें क्या होता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सटेंडेड टू रजिस्टर्ड NBFC, MFIs एंड अदर MFI सोसाइटीज ट्रस्ट के फॉर्म में, मेंबर्स ऑफ RBI रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SROs फॉर द सेक्टर। पर्पस क्या है कि ऑन लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ SHGs एंड JLGs। अभी प्रायोरिटी सेक्टर में फिर क्या है कि जो एलिजिबल कैटेगराइजेशन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, अग्री, MSME, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये जो भी हैं उनके अंडर जो है वो लेंडिंग होनी चाहिए। तो उसमें जो SHG है वो मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में उनका डोमिनेंस ज़्यादा है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शंस 2022। तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, इसमें क्या है कि कोलेट्रल फ्री लोन गिवन टू हाउस होल्ड्स विथ एन एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख। सो फ्रेंड्स, आप इसको मार्क करके रखेंगे और आप चेक करते रहेंगे हमारे अपडेट्स को भी, क्योंकि ये जो मार्क है ये चेंज होता रहता है। तो इसमें अगर कुछ चेंज हो जाए और आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो मे बी कि ये आपको बाद में हार्म करेगा। सो आपको समय पे आपको डिस्क्रिप्शंस को चेक करते रहना है जब भी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो। हाउस होल्ड डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, और उसमें कौन कौन लोग हैं, इंक्लूडिंग हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड चिल्ड्रन। और वही फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हस्बैंड को एक SHG ग्रुप में जोड़ दिया, वाइफ को सेकेंड SHG ग्रुप में जोड़ दिया, अनमैरिड चिल्ड्रंस को मल्टीपल SHG ग्रुप में जोड़ दिया, जबकि होना क्या चाहिए था कि हाउस होल्ड डिफाइन एज एन इंडिविजुअल फैमिली यूनिट। लेकिन यहां क्या हो रहा था कि सबको दे रहे हैं असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है कि ईच रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट एस्टैब्लिश अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। ये है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, मतलब बैंक टू बैंक, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन फॉर असेसिंग हाउस होल्ड इनकम, कि अभी वो इनकम को हम लोग कैसे असेस करने वाले हैं, कौन से इनकम को, ये जो 3 लाख वाला इनकम है उसको। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एसोसिएशंस एजेंसीज may develop a common framework based on indicative methodology। अभी फिर क्या है कि लिमिट ऑन लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, REs must have to have a board approved policy on the limit of monthly loans repayment obligation as a percentage of household income, और limit is set to a maximum of 50% of the monthly household income। अभी इसकी प्राइसिंग ऑफ लोन्स कैसे होने वाली है, तो ईच RE must establish a board approved। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है कि इसके पॉलिसी को कौन डिजाइन करता है, तो वो बैंक टू बैंक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑन द प्राइसिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट के ऊपर। पॉलिसी शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, ये जो है वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड मॉडल्स, आपके मॉडल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि उन मॉडल के हिसाब से चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए, और इवन इसके लिए भी मॉडल होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि डिलीनियंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स, रिस्क प्रीमियम, इन सबको कंसिडर करके एक इंटरेस्ट रेट जो है वो डिज़ाइन करना है, बजाय इसके कि कुछ भी रख रहे हैं और बस फॉर बिजनेस सेक रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर स्पेसिफाइज द रेंज ऑफ स्प्रेड ऑफ ईच कंपोनेंट्स एंड सेट अ सीलिंग ऑन इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस। जैसे हमारे PSBs में होता है कि वहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो वेल रेगुलेटेड है, 100% रेगुलेशन नहीं है, बट सम सीलिंग्स आर देयर, MCLR इज देयर, एंड फॉर बिलो 1 बार इज देयर, कि इससे नीचे आप नहीं लेंड कर सकते हो। तो द सेम गोज हियर एज वेल। सो गाइडलाइंस ऑन conduct towards microfinance borrower, so all REs must implement a fair practice code based on the provided directions। So fair practice code should be displayed in all the offices and on REs website। qualifying asset criteria, इसमें क्या है कि the definition of qualifying assets for NBFC microfinance align with the definition of microfinance loans। अभी वहीं पे फिर क्या है कि NBFC MFIs are required to have minimum 75% of total assets in microfinance loans as per the latest guideline।
कि मतलब इनको जो इनके एसेट्स हैं उनका 75% जो है वो माइक्रो फाइनेंस लोन की तरह ही देना है। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स, इंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर्स डीलिंग, अचीव and maintain the high standards for customer satisfaction, transparent, fair, ethical, legal, justifiable business operations, and business related information to public. अभी क्या है कि RBI's fair practices code जो है to NBFCs detail the following areas to adopt. अभी क्या है कि लोन एप्लीकेशंस इनके होने चाहिए, लोन अप्रेजल एंड टर्म एंड कंडीशन फॉर सैंक्शन होना चाहिए, डिसबर्समेंट ऑफ लोन कुछ चेंज ऑफ टर्म एंड कंडीशन हो रहा है फॉर सैंक्शन वो होना चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ बोरोवेल अकाउंट की मतलब उनको कहीं और ट्रांसफर करना है तो इस बारे में, अवॉइडिंग द यूजेस ऑफ कॉरेसिव मेजर्स एंड मेथड्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, रिजॉल्विंग कंप्लेंट एंड ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर्स, लैंग्वेज टू बी यूज्ड एंड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड, अवॉइड चार्जिंग अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट रेट कि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल रीजनेबल कम होना चाहिए, use the various method for reposition of hypothecated vehicles. अभी key area to adhere in NBFC MI डिस्प्ले करना है इनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में मतलब कि लोकल लैंग्वेज में एंड ब्रांच प्रीमिसेस में एंड ऑफिसेस में इनको डालना है, कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी इनको देना है, इन लोन कार्ड मतलब लोन परसेंटेज में वो भी डिस्प्ले होना चाहिए, field staff trained to inquire about existing borrowers debts, free of cost training for borrowers by trained field staff, display effective interest rate and grievance redressal system prominently, accountability declaration in loan agreement and display in office. अभी डिस्क्लोजर क्या क्या है इन लोन अग्रीमेंट एंड लोन कार्ड, बोर्ड अप्रूव्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है प्राइसिंग के बारे में वो भी होना चाहिए, नो पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट, ये सारे जो है डिस्क्लोजर की बात हो रही है, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कलेक्टेड एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मेंशन होने चाहिए, लोन कार्ड्स टू इंक्लूड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशन, बोरोवर आइडेंटिफिकेशन, रीपेमेंट एक्नॉलेजमेंट, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर क्या है कि नॉन कोरिसिव मेथड ऑफ रिकवरी, इसमें क्या है कि रिकवरी एट अ सेंट्रल डेजिग्नेटेड प्लेस इज प्रेफर्ड, वो एक जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहीं पे लोग आएंगे वहीं होगा, फील्ड स्टाफ अलाउड टू रिकवर एट borrower's residence or work only if they fail to appear at the center designated place on 2 or more successive occasions. ये भी एक important question है कि मतलब जो borrowers हैं उनको एक central decided place है वहीं पे मिलना है, जैसे कि आजकल हर गांव में एक हॉल होता है, पंचायत हॉल होता है, वहां पे जाके मिलना है, बट इफ दे आर फेल टू कम ऑन 2 और 3 जो हम लोग लगा रहे हैं वहां पे, एट दैट टाइम वी कैन अप्रोच देयर होम और वर्क प्लेस। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर इसमें क्या है कि NBFC जो है मस्ट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंप्लायंस डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स, वहीं पे क्या है कि इस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग ऑडिट एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शंस टू इंश्योर द कंप्लायंसेस। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि ये इन द एडवांटेज ऑफ कस्टमर, मतलब जो SHGs हैं या जो बेनिफिशियल होने वाले हैं, प्लस बैंक्स /MFIs प्लस कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उनकी तरफ, कि मतलब अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो हर किसी को इसमें ईज मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जो फॉर्मुलेट करा जाता है वो इसीलिए करा जाता है ताकि दैट ईज शुड कम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने ये चैप्टर को देख लिया है, एक छोटा चैप्टर था और यहाँ से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आने के आसार हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी टीम की तरफ से काफ़ी हैवी प्रेशर होता है, अगर मैं किसी वीडियो में ये भूल जाता हूँ तो मुझसे डायरेक्टली ये दोबारा फिर से बुलवाया जाता है। सो डोंट माइंड अगर आप इरिटेट हो रहे हो ये सुन के कि मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग कि ये जो QR कोड है फ्रेंड्स, ये QR कोड आपने स्कैन अगर ऑलरेडी कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप तुरंत बाद जाके 10 मिनट का टाइम निकाल के आप इस टेस्ट को दीजिए, इससे आपको पता लगेगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा कंटेंट समझ आया होगा। अगर ऐसा हुआ है देन आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।